तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है पॉलिसी क्रीप ऑन ई कॉमर्स एंड ओवर रेगुलेशन रिस्क। जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स के बारे में आज हम बात करते हैं। ई कॉमर्स के बारे में जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, सरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 के तहत लेके आई थी और उसके 11 महीनों के बाद में ये ड्राफ्ट रूल्स जो है प्रपोज किए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि इस पेंडेमिक के समय में ई कॉमर्स की डिमांड कितनी बढ़ गई है। तो उसके चलते कुछ समस्याएं भी सामने आई, जिसके कारण सरकार इन 11 महीनों में सुधार लाने के लिए कुछ रूल्स लेकर के आई है। इसके बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटीज विद डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, यानी जो भी संस्थाएं जो हैं वो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा डीपीआईआईटी के तहत। इससे क्या होगा, अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगी तो जो उनकी फेयरनेस है उसके बारे में पता चलेगा कि कोई कंपनी फेक नहीं है। इनफैक्ट जो वेबसाइट होगी उस पर भी उसको रजिस्ट्रेशन का जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपलोड करना पड़ेगा, तो इससे आम आदमी को पता चलेगा कि वो फेक कंपनी नहीं है। नेक्स्ट, बैन ऑन मिसलीडिंग यूजर्स बाय मैनिपुलेटिंग सर्च रिजल्ट्स। मिसलीडिंग यूजर्स मतलब कि वो यूजर्स जो भी व्यक्ति सर्च करता है उसको मिसगाइड करते हैं। इसे आम भाषा में समझाओ तो जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों ने सर्च किया, लेकिन आप देखेंगे कि मान लीजिए मुझे कोई ड्रेस खरीदना है और ड्रेस खरीदने के लिए अगर मैं सर्च कर रही हूँ तो मुझे कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के वो बार बार दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उन प्रोडक्ट्स को के प्रमोशन इस तरीके से किए गए हैं कि कंज्यूमर को बार बार वही दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर भी रोक लगाने की बात सरकार ने की है। इसके अलावा सरकार ने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और ग्रीवांस ऑफिसर को भी रिक्रूट करने की बात की है। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर वो व्यक्ति जो भी ई कॉमर्स के रूल्स हैं उनको लागू करने में काम करेंगे। नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन वो व्यक्ति जो 24/7 लॉ मिनिस्ट्रीज के द्वारा कन्वर्सेशन में रहेंगे कि अगर ई कॉमर्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सरकार इस व्यक्ति से 24/7 कॉन्टैक्ट कर सकती है। एंड ग्रीवांस ऑफिसर कि जो ई कॉमर्स में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम करेंगे। इसके अलावा 72 आवर्स के अंदर अंदर सरकार के द्वारा जो भी डेटा मांगा जाएगा उसको उपलब्ध कराना जरूरी होगा। इसके अलावा जो भी फ्लैश सेल्स है, फ्रॉडुलेंट फ्लैश सेल्स मतलब कि फ्लैश सेल का मतलब होता है जो भी सेल की गई उस पर डिस्काउंट ऑफर करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरीके का डिस्काउंट बैन कर दिया है। एक कंपनी मान लीजिए नाइकी है, नाइकी ने आज ऑफर दिया, 1 महीने तक ऑफर चला, उसके बाद में फिर 10-15 दिन बाद में वापस ऑफर दे दिया। अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ, मान लीजिए मैं नाइकी की शूज़ यूज़ करती हूँ, मैंने इस महीने शॉपिंग की और मान लीजिए मेरा 3 महीने बाद फिर वापस इच्छा हुई कि मैं शॉपिंग करूँ, फिर वापस नाइकी की ऑफर थी और मुझे फिर वापस उसी साइट पर शॉपिंग करनी पसंद आई और मैंने ली। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे जो प्रोडक्ट्स है, रिबॉक है, एडिडास है, उनके लिए ऑफर कम हो गया और उनके प्रोडक्ट्स पे जाने के लिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि बैक टू बैक नाइकी ने मुझे ऑफर्स दिए। इसका मतलब है फ्लैश सेल, बैक टू बैक डिस्काउंट ऑफर करना। सरकार ने इसको भी बैन किया है ताकि सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड में सके और सभी लोगों को इसके फायदे हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। इस के बैकग्राउंड में क्या है, आप देखेंगे कि हमारे देश में जो कंज्यूमर्स हैं उनके साथ में गलत ना हो उसको रोकने के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए सरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 लेकर के आई थी और जिसे 23 जुलाई 2020 को लागू कर दिया गया। आज तकरीबन 11 महीने होने आए। इसके बाद में सरकार ने ऑब्जर्व किया कि बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसके कारण ये रूल्स लेकर के आए गए हैं। आप स्क्रीन पर R1, R2, R3 देख रहे हैं। R1, R2, R3 मतलब रीजंस, क्या कारण है कि ये सुधार करने की जरूरत पड़ गई। तो R1 क्या है, लैक ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट। इस बात के लिए हमेशा से ही कहा जा रहा था कि ई कॉमर्स में सरकार का जो रेगुलेशन है वो कहीं ना कहीं कमजोर पाया जा रहा है, तो इसीलिए ये करना जरूरी हुआ। R2, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मिसलीड किया जाता है कंज्यूमर्स की चॉइस को, तो उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहेंगे। इसके कारण कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं नुकसान होता है, उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। थर्ड है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू सम सेलर्स, कुछ सेलर्स को ज्यादा प्रमोट करना। जैसे आप सोशल मीडिया में भी देख सकते हैं कि बूस्टिंग का ऑप्शन रहता है,
उसके कारण क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रोडक्ट्स को बूस्ट करने का, उसको प्रमोशन करने का लाभ मिलता है। इसके कारण कंज्यूमर को तो बार बार वही प्रोडक्ट दिखाई देगा और फिर वो उसको ही प्रेफरेंस देगा। पर वो व्यक्ति जिसके पास प्रमोशन के लिए पैसा नहीं है, वो व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर पाएगा? इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना सबको जरूरी है, इसलिए इससे रिलेटेड चीजों को रोक दिया गया है। R4 क्या है? बैक टू बैक और फ्लैश सेल्स, जो मैंने आपको अभी बताया, उन पर रोक लगा दी गई है। वो बहुत ज्यादा हो गया था, इसको रोकने के लिए भी ये अमेंडमेंट जरूरी थे। और इसके अलावा इस सब के कारण क्या हो रहा था, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आ रहा था, इसके कारण भी ये सुधार जरूरी थे। द प्रपोज अमेंडमेंट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एक तो एक CCO चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करने की बात की गई है, ताकि सरकार की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, कानून लागू करने वाली संस्थाएं हैं, वो 24/7 इसके साथ कम्युनिकेट कर पाए। साथ ही साथ ई कॉमर्स एंटिटीज जो हैं उनको DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रेड जो है, उसके साथ में रजिस्ट्री करवाना होगा, ताकि जो कोई भी जेन्युइन संस्था है उसके बारे में जनता को पता चल पाए। और मिस सेलिंग जो है उसको भी रोका गया है, मैंने आपको पहले ही बताया है। इंश्योर द कंज्यूमर्स आर अवेयर अबाउट द एक्सपायरी डेट। यस, कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है एक्सपायरी होने वाला है। इसके अलावा मेक एन इन्फॉर्म्ड परचेज डिसीजन। इन्फॉर्म्ड परचेज जैसे मतलब कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट खरीद रहा है, जनरली आप देखेंगे कंज्यूमर को एक्सपायरी होने वाली है और 1 महीने पहले वो प्रोडक्ट सेल किया गया, अब उसको कंपल्सरी हो गया वो प्रोडक्ट जल्दी से खत्म करना। या फिर कोई प्रोडक्ट है, अगर दिखाया कुछ और गया और क्वालिटी कुछ और दी गई, इस तरीके से गलती कंज्यूमर को खरीदते टाइम हो सकती है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो प्रोडक्ट है, मिनिस्ट्री ने खासकर कहा कि उसका ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का ओरिजिन जो है वो भी पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं अगर छोटा सा एग्जांपल लूँ टिकटॉक का, जैसे ही पता चला या डाउट हुआ कि भाई चाइना जो है उसने ये बीमारी जो है उसको एक्सपोज करने में, फैलाने में काम किया, तो बहुत सारे देशों ने टिकटॉक अपने, बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल में से टिकटॉक डिलीट कर दिया। उनका कहना था कि चाइना के प्रोडक्ट को हम यूज नहीं करेंगे। वो अब उनकी पर्सनल चॉइस है, मैं किसी पर्सनली देश को क्वेश्चन नहीं करूंगी, बट हर एक व्यक्ति का अधिकार है जानने का अधिकार के तहत कि उसको इन्फॉर्म किया जाए कि वो किस देश की ओरिजिन का है। तो सबको बताया जाना चाहिए, एक फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सारे प्लेटफॉर्म्स पे। इसके लिए उन्होंने कहा है कि एक फिल्टर मैकेनिज्म लाएंगे। फिल्टर मैकेनिज्म से क्या होगा, ई कॉमर्स से तो विदेशी कंपनी भी हमारे देश में सर्विस करती हैं, पर फेयर फिल्टर मैकेनिज्म से क्या होगा कि जब हम अगर कोई प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो विदेशी प्रोडक्ट के साथ साथ हमें अपना जो डोमेस्टिक गुड्स है वो भी दिखाई दे, ताकि हम उनको भी खरीदने के लिए सोच सके, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन रहे। तो इसलिए फिल्टर मैकेनिज्म से क्या होगा कि जब कभी फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए उसको कंज्यूमर को सजेस्ट किया जाएगा, अगर वो कोई सर्च कर रहा है और कंज्यूमर को फॉरेन प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, तो साइमल्टेनियसली फिल्टर मैकेनिज्म के थ्रू उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के भी ऑप्शन की अवेलेबिलिटी दिखाई जाएगी, ताकि वो दोनों में से कोई ऑप्शन की व्यक्ति जा सके। फॉल बैक लाइबिलिटी, फॉल बैक लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, हर एक ई कॉमर्स पे काम करने वाली संस्था की कंज्यूमर के प्रति जिम्मेदारी होती है। अगर वो जिम्मेदारी को निभाती नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो फॉल बैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, यानी वो अपने शब्द को पूरा नहीं कर पाए तो उसके लिए भी फॉल बैक लाइबिलिटी को निभाना जरूरी होगा। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सरकार ने क्या क्या किए हैं। आप लोग इसको दोस्तों G1 G2 के तौर पे भी लिख सकते हैं। G1 यानी गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इट इज G1 G2। FDI गाइडलाइन फॉर ई कॉमर्स बाय DIPP, हमारे संस्था जो है DIPP, उसके द्वारा FDI के लिए अलाउ किया गया। FDI के लिए क्या कहा गया कि 100% तक FDI जो है वो B2B मॉडल के द्वारा लाया जा सकेगा। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। मान लीजिए कोई एमवे का प्रोडक्ट है, अभी तक एमवे के प्रोडक्ट विदेशों में बनते थे, लेकिन अब भारत में जैसे बेंगलोर में भी इसका प्लांट लगाया गया और वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और जा रहा है ऑल ओवर इंडिया। तो यानी विदेशी कंपनी जो भारत में आकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए वो FDI कहलाता है और उसको 100% तक की परमिशन दे दी गई है। नेक्स्ट G2 में है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी सरकार जो है GEM के तहत उसने एक साइन किया है एग्रीमेंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। क्या किया साइन कि वो कैशलेस, पेपरलेस, ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करेंगे। अक्टूबर 2019 से किया गया, ताकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू सरकार जो है जो भी ई मार्केट प्लेस पर डील कर रही है उसके लिए किसी कैश की जरूरत ना हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो सके, किसी पेपर की जरूरत ना हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से सिस्टम काम कर सके। इसके अलावा एक सरकार ने इनिशिएटिव, आप इसको G3 और G4 कर सकते हैं दोस्तों।
G3 के अंदर आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है उसके तहत एक थिंक टैंक बनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था सरकार का। आप लोग इसको कहीं पर भी मेंस में कोट करने के आप काम कर सकते हैं। इस बार मेंस में पूरी संभावना है ई कॉमर्स के ऊपर क्वेश्चन बनने की। कई बार ऐसा भी लगता है कि ई कॉमर्स रिलेटेड तो इस बार ऐसे भी बन सकता है, तो थोड़ा ध्यान दें इसको। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एक थिंक टैंक बनाया, फ्रेमवर्क फॉर नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स, है ना। इसके अंदर एक टास्क फोर्स भी इनको अलॉट की गई, यानी एक टीम दी गई, ताकि सोचा जा सके कि हमारे देश में डिजिटल इकोनॉमी और ई कॉमर्स के अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं जो हमारा देश सामना करता है। डिजिटल इकोनॉमी यानी डिजिटल करेंसी, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटली हम लोग जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, और ई कॉमर्स में भारत को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस सबको देखने के लिए फ्रेमवर्क फॉर नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स जो है उसमें टास्क फोर्स जो है काम करेगी, सोचेगी, विचार करेगी, ठीक है। सो फाइनली कंक्लूजन क्या निकल के आता है? कंक्लूजन निकल के आता है कि सिंपल सी बात है, अगर आप ओवर रेगुलेशन करेंगे, अगर आप ज़्यादा सरकार के नियम बनाएंगे, तो डेफिनेटली लीगल फाइट्स बढ़ेगी, वकीलों का काम बढ़ जाएगा, वकीलों की इनकम बढ़ जाएगी। पर जैसा कि बार-बार आरोप लगता रहा है सरकार पे भी कि ई कॉमर्स के अंदर जो रेगुलेशन है वो कम रहे हैं, तो उसको बढ़ाना ज़रूरी है। पर कहीं न कहीं जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता हुआ और जो जॉब क्रिएशन वाला फील्ड दिखाई देता है, कहीं में ई कॉमर्स सेक्टर में नुकसान ना हो जाए, इसको ध्यान देना ज़रूरी है। थैंक यू।